बच्चों, आज के अध्याय में हम सीखेंगे संतुलित और असंतुलित बल क्या हैं, गति का प्रथम नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम और साथ ही संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है? चलो आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप एक गुब्बारा लें, उसे दोनों ओर से धागों से बांध दीजिए। इस गुब्बारे को एक मुलायम सतह पर इस प्रकार रखें कि वह घर्षण बल अनुभव ना करे, यानी कि सतह मुलायम होनी चाहिए और सतह पर रखने पर उसको घर्षण बल कम लगे। अब हम बल लगाने के पश्चात गुब्बारे की गति और आकार में आए परिवर्तन के बारे में जानेंगे। पहले धागे को बाईं ओर खींचिए और फिर इसे दाईं ओर खींचिए, फिर दोनों ओर से एक समान बल के साथ खींचिए। बच्चों, आप देखेंगे कि पहली स्थिति में गुब्बारा बाईं ओर से खींचने पर बाईं ओर ही गति करता है, दूसरी स्थिति में दाईं ओर से खींचने पर दाईं ओर ही गति करता है, परंतु तीसरी स्थिति में दोनों ओर से खींचने पर गुब्बारा गति नहीं करता, केवल इसके आकार में परिवर्तन होता है। पहली और दूसरी स्थिति में केवल एक ओर से बल लगाने पर असंतुलित बल लगता है और वस्तु गति करती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तीसरी अवस्था में बल दोनों ओर से लगाया गया, लेकिन बलों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर थे और विपरीत दिशा में थे। इन दोनों ने एक दूसरे को संतुलित कर दिया। इसलिए बच्चों, वह बल जो किसी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाते और उनका प्रभाव केवल वस्तु के आकार पर ही पड़ सकता है, संतुलित बल कहलाते हैं, जैसा कि गुब्बारे के साथ तीसरी स्थिति में हुआ। आओ बच्चों, अब देखें कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने हमें संतुलित और असंतुलित बल के बारे में किस प्रकार समझाया है। गैलीलियो के अनुसार जब कोई वस्तु एक समान चाल में गति करती है और उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, तो वह वस्तु घर्षण रहित सतह पर हमेशा चलती रहेगी। आओ बच्चों, इसे अच्छी तरह से जानें। दो मुलायम लकड़ी के टुकड़े लें, उनके साथ एक समान कोण पर ढलान या आनत तल बनाएं। यह दोनों तल घर्षण रहित होने चाहिए। अब एक कांच की गोली को बाईं ओर से ढाल से नीचे की ओर छोड़ें। यह गोली ढाल से नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान हैं, तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। अब दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम कर दें, तो हम देखेंगे कि गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। यदि इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए, तो गोली लगातार चलती रहेगी। इस स्थिति में कांच की गोली पर लग रहे असंतुलित बल शून्य है। इस क्रिया से हम यह परिणाम निकालते हैं कि किसी वस्तु की गति को बदलने के लिए बाह्य असंतुलित बल आवश्यक होता है, परंतु किसी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, आइए अब गति के प्रथम नियम के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। न्यूटन ने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का पहला नियम। बच्चों, हम अपनी रोजाना दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए और गति करती हुई वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी फुटबॉल को किक करने के बाद वह कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन बॉल को तब तक चलना चाहिए जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। इसका अर्थ है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में रहने का ही प्रयास करेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है, तो वह गतिमान रहने की कोशिश करेगी। वस्तुओं के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
जड़त्व के 3 प्रकार हो सकते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। किसी बस में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। जब कोई रुकी हुई बस अचानक चलती है तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बच्चों, यह विराम अवस्था के जड़त्व के कारण होता है। यात्री बस के साथ ही विराम अवस्था में खड़ा होता है, लेकिन बस के अचानक गति में आ जाने से यात्री के शरीर का निचला भाग, जो कि बस के फर्श के संपर्क में होता है, वह बस के साथ ही गति में आ जाता है। लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का विराम अवस्था में रहने का प्रयास करना ही विराम अवस्था का जड़त्व कहलाता है। बच्चों, इसी प्रकार जब कोई तेज चल रही बस अचानक दिशा बदलकर दाईं ओर मुड़ती है तो यात्री बाईं ओर झुकते हैं। इसका अर्थ है कि दिशा का जड़त्व किसी वस्तु को उसकी दिशा बदलने से रोकता है। बच्चों, जब कोई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जड़त्व के कारण बस के साथ ही गति की अवस्था में बने रहने का स्वभाव रखता है। परंतु अचानक ब्रेक लगने पर बस और शरीर के नीचे का भाग विराम अवस्था में आ जाता है, और जबकि हमारे शरीर का ऊपरी भाग गति में रहने का प्रयास करता है, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। इसको गति का जड़त्व कहा जाता है। इसलिए बच्चों, न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व क्या होता है? आओ बच्चों, इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक ढेरी बनाकर रखें। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं और अपने उसी स्थान पर आ जाती हैं। तो आपने देखा कि जड़त्व के कारण किस प्रकार से इतनी सारी गोटियों की ढेरी भी अपनी स्थिति में ही रहती है। आइए बच्चों, एक और प्रयोग करके देखते हैं। एक कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखिए। अब इस पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रख देते हैं। गत्ते के टुकड़े यानी कि ताश के पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। इस प्रकार करने से आप देखेंगे कि गत्ता आगे की ओर खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। लगता है ना यह जादू जैसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगे। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। आइए बच्चों, अब जानकारी ले लेते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। दूसरी ओर गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। एक विराम अवस्था में खड़े सड़क के किनारे किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु यह ट्रक यदि कम गति से भी चल रहा हो तो रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। यह वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण राशि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंध रखती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग, जिसे P द्वारा दर्शाया जाता है, उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि संवेग P बराबर है द्रव्यमान m गुणा में वेग v। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा होती है।
संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। कुछ समय तक लगातार धक्का देने के परिणाम स्वरूप कार इस गति से धीरे धीरे त्वरित हो जाती है, यानी कि संवेगित हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से ही नहीं, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इस प्रकार गति का द्वितीय नियम यह दर्शाता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। आओ बच्चों, अब हम देखें कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना किस प्रकार की जाती है। मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु के वेग v हो जाता है। उस वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः यह होगा, यानी कि P1 उसका प्रारंभिक संवेग, जिसे हम लिख सकते हैं m गुणा u, और P2 यानी कि उसका अंतिम संवेग बराबर होगा m गुणा में v। अब यदि हम संवेग में परिवर्तन को दर्शाना चाहें तो यह समानुपाती होगा P2 घटा P1 के, अर्थात हमारे पास संवेग में परिवर्तन समानुपाती आ जाएगा mv घटा mu। अब हम m को बाहर निकाल लेते हैं और लिखेंगे m ब्रैकेट में v घटा u, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम m ब्रैकेट में v घटा u बटा t से दर्शा सकते हैं। इसी को लगाया हुआ बल F कहा जाता है, अर्थात F बराबर आएगा m ब्रैकेट में v घटा u बटा t। हम यह जानते हैं कि v घटा u बटा t जो है वह a के बराबर है, जो कि होता है त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का एसआई मात्रक क्रमवार किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। इकाई बल का मात्रक वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 का त्वरण उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम गति के द्वितीय नियम का सूत्र F बराबर ma प्राप्त करते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है, जिसे न्यूटन भी कहा जाता है, और न्यूटन का संकेत n होता है। आइए अब जानकारी प्राप्त कर लें गति के तृतीय नियम के बारे में। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यह बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, कभी भी एकल वस्तु पर नहीं लगते। एक बच्चा फुटबॉल को दीवार पर 10 न्यूटन बल के साथ किक मारता है, तो दीवार वापस फुटबॉल पर 10 न्यूटन बल लगाती है, लेकिन दोनों के बल लगाने की दिशा विपरीत होती है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति दीवार पर 100 न्यूटन बल लगाता है, तो दीवार भी व्यक्ति पर 100 न्यूटन बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। आइए एक क्रिया करते हैं। दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुला B का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम देखते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B के द्वारा तुला A पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। बल जो A तुला द्वारा B पर लगाया गया है उसे क्रिया कहते हैं, और तुला B द्वारा तुला A पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करती हैं। मान लीजिए कि आप विश्राम की अवस्था में हैं, यानी विराम अवस्था में हैं, और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या यह पेशीय बल है जो हम सड़क पर लगाते हैं? नहीं,
आप सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं। सड़क बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल आपके पैरों पर लगाता है, जिसके कारण आप आगे की ओर गति करते हैं। इसी प्रकार बंदूक द्वारा गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। गति के तीसरे नियम को एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। बच्चों, आइए अब हम संवेग संरक्षण नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मान लीजिए कि दो वस्तुएं A तथा B, जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। मान लीजिए ua जो है वह ub से ज्यादा है और दोनों गेंदें दिखाए अनुसार एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने का समय t है। इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है। टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB हो जाता है। टकराते समय गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर या फिर FAB को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। FAB बराबर होगा ma ब्रैकेट में VA घटा UA बटा T। उसी तरह गेंद B का संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि FBA बराबर होगी MB ब्रैकेट में VB घटा UB बटा T। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः FAB बराबर होगा घटा FBA या MA ब्रैकेट में VA घटा UA बटा T बराबर होगा MB ब्रैकेट में VB घटा UB बटा T। यदि हम इस समीकरण को हल करें तो हमारे पास आएगा MA UA बराबर MB VB घटा MB UB। इसमें हम स्थानांतरण करने के पश्चात पाएंगे MA UA जमा MB UB बराबर MA VA जमा MB VB। इससे हम पाते हैं कि टकराने के पहले गेंदें A और B का कुल संवेग जो कि है MA UA जमा MB UB तथा टकराने के पश्चात कुल संवेग जो कि है MA VA जमा MB VB बराबर हैं। इस प्रकार इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। बच्चों, आओ अब हम संवेग संरक्षण नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे जो कि इस प्रकार है। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। तो बच्चों, आओ इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोली का द्रव्यमान जो हमें दिया गया है उसको मान लेते हैं m1 बराबर 20 ग्राम। अब इसे किलोग्राम में बदल लेते हैं। 20 बटा 1000 तो आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। अब हम लिख लेते हैं पिस्टल का द्रव्यमान जो कि हमारी दूसरी वस्तु है m2 बराबर आएगा 2 किलोग्राम। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में गोली का प्रारंभिक वेग जो u1 है बराबर 0 है। इसी प्रकार पिस्टल का भी प्रारंभिक वेग जो है वह भी 0 है। अर्थात यदि हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करें, अब हम लिख लेते हैं
गोली छूटने के पश्चात उसका जो वेग है उसे लिख लेते हैं v1। v1 बराबर आएगा हमारे पास 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें यहां पर पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित करना है, तो उसे मान लेते हैं v2। तो v2 बराबर आएगा, उसको मान लेते हैं v मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों, अब आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1u1 जमा m2u2 बराबर आएगा m1v1 जमा m2v2 के। अब यहां पर हम यदि देखें तो u1 भी 0 है और u2 भी 0 है, तो हमारा जो वाम पक्ष है वो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को गुणा करें, किसी भी अंक को गुणा करें तो वो 0 ही हो जाता है। अब हम अपनी दाईं ओर देखते हैं, यहां पर m1 का मान जो है 0.02 है और गुणा में हम लिख देंगे v1 का मान 150। इसी प्रकार से m2 का मान यहां लिख देते हैं 2 kg यानी कि, और v2 का मान हमने उसे v माना तो यहां पर लिख देते हैं v मीटर प्रति मीटर सेकेंड घात घटा 1। इसके पश्चात हम अब इसे हल करेंगे, तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 जमा 2v बराबर 0। अब हम आगे इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v बराबर घटा 3। अब इसके बाद और हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा v बराबर घटा 3/2 और v का मान आ जाएगा घटा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यहां बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह यहां दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित होगी। आइए एक और उदाहरण को हम हल करते हैं, यानी कि एक और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल इस प्रकार है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। तो बच्चों आओ इसे हल करते हैं। सबसे पहले लड़की का द्रव्यमान, वह पहली वस्तु हुई तो उसे m1 मान लेते हैं। m1 बराबर 40 किलोग्राम। अब वह जिस गाड़ी पर कूद रही है, यानी कि तख्ते वाली गाड़ी, उसका द्रव्यमान m2 बराबर आएगा 3 किलोग्राम। अब सबसे पहले जब लड़की उस तख्ते पर यानी कि स्थिर गाड़ी पर कूदती है तो उसका वेग जो है वह है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो u1 आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, और तख्ता जो था यानी कि जो स्थिर गाड़ी थी उसका वेग 0 है, तो u2 बराबर आ गया 0। अब लड़की तख्ते पर आ जाती है, यानी कि उस गाड़ी पर आ जाती है, तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो दोनों का वेग समान रहेगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि v1 बराबर है v मीटर प्रति सेकेंड और v2 भी है v मीटर प्रति सेकेंड। अब संवेग संरक्षण नियम के अनुसार m1u1 जमा m2u2 बराबर आएगा m1v1 जमा m2v2। तो यहां भर लेते हैं। m1 की जगह भरेंगे 40 किलोग्राम, u1 की जगह भरेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड, m2 की जगह भर लेते हैं 3 किलोग्राम और u2 तो 0 है ही है। इसी तरह से दाईं ओर हम भरेंगे m1 की जगह 40 किलोग्राम गुणा v मीटर प्रति सेकेंड जमा 3 किलोग्राम गुणा v मीटर प्रति सेकेंड। हल करने पर आएगा 200 जमा 0 बराबर 40v जमा 3v हो गया 43v। तो v बराबर आ जाएगा 200/43, यानी कि उत्तर आ जाएगा 4.65 मीटर प्रति सेकेंड। यह धनात्मक है, तो छलांग लगाने की दिशा में ही वह गाड़ी चलेगी। आइए बच्चों, अब तक जो हमने सीखा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले गति का प्रथम नियम। वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे।
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। इसे न्यूटन के नाम के साथ भी जाना जाता है और इसका प्रतीक एन है। 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो वस्तुओं पर कार्य करती हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, इसके कई विकल्प हैं, आप उन विकल्पों में से किसी विकल्प को चुनिए। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि पहला विकल्प, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। दूसरा विकल्प, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। तीसरा विकल्प, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। चौथा विकल्प, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, अतः गेंद विरामावस्था में आने का प्रयास करती है। तो इसका सही उत्तर है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? ब्रैकेट में mv और घात में 2। दूसरा विकल्प, m v की घात 2। तीसरा विकल्प, 1/2 m v की घात 2। चौथा विकल्प, mv। तो बच्चों, हम जानते हैं कि संवेग जो है वह बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका सही उत्तर आएगा mv। बच्चों, अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों होता है। तो सही जवाब है बच्चों, जब हम छड़ी से दरी को पीटते हैं तो दरी गति में आ जाती है, परंतु हम जानते हैं कि विराम अवस्था के जड़त्व के कारण जो धूल के कण हैं वह अपने स्थान पर रहने की कोशिश करते हैं, और जब हम दरी को पीटते हैं तो वह अपने स्थान पर रहने के कारण नीचे की ओर गिरने लगते हैं। बच्चों, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, बच्चों, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जो कि बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग।